तो देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 3s के टर्म्स में, 3p 3d के टर्म्स में। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम समझते हैं। देखिए हम किसी एक ऑप्शन से लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो लिखा गया है उसको आप लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास है 3p, और 3p में इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए तो 3p में इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। और 3d में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस स्टेट में है, तो ये ग्राउंड स्टेट में है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँ, ठीक है, तो जब इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3s2, इसको लिख सकता हूँ 3p, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास होगा ये 3, और यहाँ पे हो गया d, आपके पास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी की कंपेयर करें कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो देखिए ग्राउंड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं था कि ये जंप करके इधर चला जाए, लेकिन जैसे ही आपने एनर्जी दिया अब ये यहाँ से जंप करके इधर चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में है, तो एनर्जी जो होगा किसका, एक्साइटेड स्टेट का, ये पॉइंट याद रखिएगा, एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगा किससे, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि पहले तो आप देख लीजिए कि कौन ग्राउंड स्टेट में है। तो पहले वाला केस जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। अब देखिए दूसरे वाले केस की अगर बात करें तो दूसरे वाले केस का अगर आप ग्राउंड स्टेट बनाते हैं तो दूसरे वाले केस का ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा, 3s2 सेकंड ऑप्शन का, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा सेकंड ऑप्शन का 3p। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर गए हैं, देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो एक्चुअली p के हैं, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर आप ग्राउंड स्टेट में रखोगे इसको, तो ग्राउंड स्टेट में आप इसको रखिएगा तो इसका हो जाएगा 5, और 3d क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। अब देखिए अब आपने जब इसको एनर्जी दिया तो यहाँ से क्या हुआ है कि 3p के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, d2 में चले गए, ठीक है। तो ये जो आपका है ये ग्राउंड स्टेट का कंडीशन है और ये एक्साइटेड स्टेट का कंडीशन है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन अगर d में आया है, p से आया है, यानी ये भी एक्साइटेड स्टेट का है और ये भी एक्साइटेड स्टेट का है। लेकिन अब देख लीजिए एक्साइटेड स्टेट में जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसी का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड वाला जो है इसके पास ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप बोलिएगा कि सेकंड वाला जो है ऑप्शन ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देख लीजिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक्साइटेड स्टेट में सोचिएगा ऐसा, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट है और वहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका एनर्जी क्या होगा जी, मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। The velocity of light is 3.0 into 10⁸ meter per second. Which value is closest to the wavelength in matter of a quantum of light with frequency of 8 into 10⁻15 per second? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, वो होता है 6.63 दिया गया है आपके क्वेश्चन में, इंटू 10⁻34, और ये क्या है, ये आपका जूल सेकेंड है। दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, और ये वैल्यू कितना दिया गया, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और तीसरी वैल्यू क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लेमडा। तो देखिए लेमडा, म्यू और सी में क्या रिलेशन है। देखिए अगर आप इस रिलेशन को निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ लाइट निकालते हो वो कैसे लिखते हो, वो आप लिखते हो h न्यू, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो। अब एनर्जी को हम लोग एक और फॉर्मूला देते हैं, वो देते हैं hc बाई लेमडा, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, अगर मैं इस 2 इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, देखिए इसको मैं एक इक्वेशन मान लूं और एक और एनर्जी का फॉर्मूला ले लूं, क्या E = hc बाई लेमडा कर दूं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को मैं अगर इक्वेट कर दूं, सेकेंड और 1 को मैं अगर इक्वेट कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं hc बाई लेमडा = h न्यू। अब बताइए h से h कैंसिल हो गया,
तो अब आपको लेमडा निकालना है, तो लेमडा कैसे निकालोगे, C/न्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे C का वैल्यू कितना दिया है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स दिया गया। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया, अब देखिए 3 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8 है। अब मैं इस पावर वाले को इधर ले रहा हूँ और ये वैल्यू चला गया किधर जी, 10⁻−15। अब देखिए अगर मैं क्या करूँ कि इस पावर में से एक 10 को मैं अगर यहाँ दे दूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, 30 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻, मैं क्या लिख सकता हूँ, 7, और इसको लिख सकता हूँ 10⁻−15। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने जो 8 पावर है उसको कम किया 1 से, तो हमें एक वैल्यू 0 बढ़ा दिया 30 पे। अब आपको यहाँ से डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करते हो, 30 है आपके पास, ठीक है, अब 30 में आपको क्या देना है, 8 से डिवाइड करना है, तो 3 टाइम्स ले जाइए, तो ये हो गया 24 हो गया, तो ये आपका हो गया 6, यहाँ पे ये वैल्यू कट गया, अब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप लगाइए डेसिमल और एक उतारिए 0। अब 8 और 60 में, 8 से 60 में डिवाइड करिए, तो 7 टाइम्स ले जाइए, तो ये हो जाएगा 56, फिर यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 4, फिर ऊपर से आएगा 0, तो फिर इसको ले जाइए, तो आप 8 को कितने टाइम्स ले जाइए कि 40 आपको आए या उससे कम आए, ठीक है, तो 8 में 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 40, और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू आया वो कितना है, 3.75। अब इस पावर को आप आपस में क्या करोगे, तो ये हो गया 7 और इसका है माइनस, तो -15, इसको सॉल्व कर दो तो ये वैल्यू होगा 3.75 इंटू ये माइनस में कितना आएगा, तो -8 और 7 15 होता है, तो इतना आपका आ जाएगा, और ये वैल्यू किस में आएगा जी, मीटर में आएगा। तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कौन सा आएगा जी, 4th वाला। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the electron falls from n equals to 4 to n equals to 1 in hydrogen atom, ठीक है, given ionization energy of H equals to 2.18 into 10⁻−18 जूल पर एटम, और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया गया है, तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या अप्रोच लगाना है, देखिए अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, एनर्जी, ठीक है, अगर आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले एनर्जी निकालना है। अब देखिए एनर्जी कैसे निकालना है, देखिए एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे 2 टर्म बोला गया है। देखिए एक जो आपका मान लीजिए कि ये क्या है जी, ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट सेल और ये है फोर्थ सेल। अब बोल रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ गिरा रहे हो, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ से एक रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। अब इस रेडिएशन का आपको क्या निकालना है, न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ 2 टर्म सोचना है। अगर मैं इसके एनर्जी को, इस हाइड्रोजन के इस फर्स्ट वाले एनर्जी को क्या मान लूँ, E1 मान लूँ, ठीक है, और इसको क्या मान लूँ, मैं E2 मान लूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, E4 माइनस E1। यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगा, और जब यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगा तो उस फॉर्मूले को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, तो एक और फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो फार्मूला यूज करेंगे आपका Hν। ये 2 इक्वेशन से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए या तो आप 1 बाई 1 करके कैलकुलेट कर लीजिए, E1 पहले निकाल लीजिए, ठीक है, तो E1 निकालिएगा तो ये कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻−18, ये जूल के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं, इंटू आपका होता है Z² अपॉन n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे -2.18 इंटू 10⁻, क्या हो गया, -18, Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, n का वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो E1 का वैल्यू तो आपको निकल गया कितना, इतना, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आप E2 की वैल्यू निकालिए, E2 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया -2.18, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइड कर दीजिए इसमें कितना से 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको E4 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगा माइनस वन पॉइंट, माइनस में आपको इतना आएगा -0.136, ठीक है। यहाँ से आपको निकल गया, तो यहाँ से आप ये E का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालिएगा, -E4 करिए 0.136 माइनस क्या लिखिएगा 2.18। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 10⁻⁻18 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻18 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इतना इंटू 10⁻⁻18 माइनस 0.136 इंटू 10⁻⁻18। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितना आएगा 2.044 और यहाँ पे 10⁻⁻18 होगा। ये आपका जूल आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये हमने फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कर लिया। अब सेकेंड वाला कैलकुलेशन से आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, डेल ई अपॉन एच लिखिएगा। डेल ई का वैल्यू कितना आ गया 2.044 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 6.625 इंटू 10 कितना हो गया -34। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.044 डिवाइडेड बाई 6.625 इंटू, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 10⁻⁻18 और ये हो गया 10⁻34, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आएगा 0.308 और यहाँ से अब यहाँ से माइनस करिए तो ये होगा 10⁻⁻, ये दोनों ये नीचे से ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब ये भी आपको प्लस में पावर आएगा, ठीक है। तो 14 में से आप 8 निकालिए तो ये हो गया 6 और ये हो गया, ये आपका होगा 16, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, ये हो गया 16, तो 16 आपका आ गया। अब डेसिमल को आप शिफ्ट करिए, इस डेसिमल को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻15 और ये पर सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है। तो मैच कर लीजिए आपका आंसर कौन सा है, तो ये वाला आंसर आपका है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसमें दिया गया है कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट शुड बी। तो यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला आप हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए, हम क्या जानते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z² अपॉन N² के, है या ना। तो अगर आप एनर्जी का रेशियो लीजिएगा, ठीक है, ये जो एनर्जी आपको दिया गया, ये किसका दिया गया, सेकंड का। तो अगर मैं E2 निकालूंगा तो E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर और N2 मतलब 2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूँ तो लिखूंगा 1/4। उसी तरीके से अगर आप 4 का निकालिएगा तो E4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके जी, 1² डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/16। यानी आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाई E4 का रेशियो लूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए E1 का वैल्यू दिया है -328, आपको E4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो E4 अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा -328 इंटू ये हो गया 4 और ये नीचे चला जाएगा क्या जी 16, ये हो जाएगा 4 और इसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो -82 किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला गया है कि डेल्टा एक्स इक्वल है किसके जी, डेल्टा पी के। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो अगर मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करूं तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई हम लोग लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा
पी के जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कैसा, h/4 पाई। और अगर मैं इसको डेल्टा एक्स स्क्वायर ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ h/4 पाई। और मैं अगर इसको डेल्टा एक्स की बात करूँ तो डेल्टा एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगा h/पाई। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या है जी आपका डेल्टा पी है। और डेल्टा पी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम डेल्टा वी लिखते हैं। तो इसको लिखिएगा एम डेल्टा वी और एच की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए 1/2√h/पाई। तो अगर आप डेल्टा वी की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2m और ये वैल्यू हो जाएगा h/पाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equals to 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आपको ग्राम में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए अगर आप अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल को आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी और ये वैल्यू किसका इक्वल होता है h/4 पाई। ठीक है। अगर मैं इसी को लिखूँ डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ h/4 पाई। और अगर मैं लिखूँ इसको डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी तो इसको लिख सकता हूँ h/4 पाई एम। ठीक है। अब देखिए डेल्टा पी की वैल्यू दिया गया है और ये वैल्यू कितना दिया गया 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या ये वाला फार्मूला एम डेल्टा वी को आप क्या लिखते हो डेल्टा पी लिखते हो ना, तो डेल्टा वी को क्या लिखोगे डेल्टा पी अपॉन एम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसका वैल्यू दिया है 1.0 × 10⁻18 और एम का वैल्यू दिया है 9 × 10⁻28। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा 1.1 × 10⁹ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, ये देखिए आपसे बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे अगर आप याद करिए कि ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो 2n² से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट अपने को। अब आपसे पूछा जा रहा है सबशेल में बताओ। ठीक है, तो सबशेल में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला लगाइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल इन अ सबशेल। अगर सबशेल में अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो इसके लिए ये रूल लगाना पड़ता है 4l+2। क्या लगाना पड़ता है 4l+2। ठीक है जी। कहीं कहीं इसी फॉर्मूला को ऐसे दिया रहता है 2 × 2l+1। ठीक है जी, ये दोनों का मतलब यही है। ठीक है, अब आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्या लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे एल की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो 0 होता है एस की वैल्यू के, एस के लिए तो एस लिखिए। अब फॉर्मूला लगाइए, तो आपके पास है 4l+2। तो कैसे लिखोगे 4 × 0+2, ये होगा 2। यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो अगर आप देखते हो जब भी आप एस लिखते हो, चाहे 1s का हो तो भी 2 लिखते हो, चाहे वो 2s का हो तो भी 2 लिखते हो, तो मैक्सिमम आप इतना भर सकते हो। अब एल का वैल्यू 1 लेते हैं तो सबशेल अपना पी होता है, तो यहाँ पे लीजिए 4l+2, तो ये हो जाएगा 4 × 1+2, तो ये हो गया 6। तो आप अगर आप 2p का हो तब भी 6 डालते हो, 3p का हो तब भी 6 डालते हो। तो इस तरीके से, उसी तरीके से अगर आपके पास l का वैल्यू 2 आए तो सबसेल d हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ 4l+2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 2 प्लस आपका हो गया 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो 3d का हो तब भी 10, 4d का हो तब भी आप 10 डालो इसमें, 5d का हो तब भी 10 डालो। उसी तरीके से अगर l का वैल्यू 3 हो जाए तो ये सबसेल होता है f। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 4l+2,
इक्वल्स टू हो जाए 4 × 3 + 2, ये आपका होता है 14। तो 4f अगर हो तब भी 14 डालना है, 5f हो तब भी 14 डालना है, यानी ये आपका इस तरीके से। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा जी, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखिए जी, यहाँ पे आपको क्या क्या सोचना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपका एन का वैल्यू लेस देन नहीं हो सकता है, ठीक है। पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि अगर एम की वैल्यू निकालोगे तो एम की वैल्यू -L 0 से लेके +L तक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है जी, याद रखना है। अब आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू हमेशा 3 से कम होना चाहिए, तो 2 है, चलेगा, सही है। और देखिए एल की वैल्यू जब 2 है तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -2 से लेके +2 तक। तो देखिए कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, और एस तो कुछ भी हो सकता है, -1 +1 -½ +½ कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये तो परमिसेबल है, मतलब ये पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एन का वैल्यू अगर आप 4 कर रहे हो तो एल का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, देखिए 0 है, बिल्कुल सही। अब देखिए एल का वैल्यू जब 0 हो, याद रखिए, तो एम का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तो ये है। और एस का वैल्यू तो ± कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एन का वैल्यू देखिए क्या है, 5 है, तो एल की वैल्यू 5 से छोटा है, चलेगा। और एम की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा, -3 0 +3, तो देखिए बीच में आ रहा है, तो ये भी आपका परमिसेबल है। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, ये सही है। लेकिन एम का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से लेके +2 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। तो ये परमिसेबल सेट नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि 0.66 kg बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लाइट के लिए याद रखिएगा, लाइट के लिए अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हो hc/λ इक्वल्स टू E, ये हमेशा लाइट के लिए यूज होता है, या लेमडा इक्वल्स टू c/ν, ये हमेशा लाइट वाले टर्म्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल्स है और वो अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है जी। ये फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो सिर्फ वेव नेचर वाले के लिए, लाइट के लिए यूज करते हैं। तो पार्टिकल नेचर वाले के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है लेमडा इक्वल्स टू h/p, और इसी को लिखते हो h/mv। अब देखो h का वैल्यू दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, डिवाइडेड बाई m का वैल्यू दिया है कितना, 0.66 kg, और इंटू ये आपका 100 दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसको लिखता हूँ 66 डिवाइडेड बाई 10 लिख देता हूँ, इसको देखिए इसको बदल रहा हूँ मैं, तो 66 डिवाइडेड बाई 100 लिख देता हूँ 1, ठीक है जी, ठीक। और ये आपका 100 है, और ऊपर आपके पास क्या है 10⁻⁻34। तो देखिए ये 100 से 100 कैंसिल, ये 66 से ये कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया 1 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻35, ये नीचे से ऊपर गया, तो इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। देखिए जी, इसको हम लोग फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एनर्जी लेवल है, देखिए जी क्या क्या है, हमारे पास 4th एनर्जी लेवल है, मतलब 4 में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला जो आप लिखते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, ठीक है, इन अ शेल, किसी भी शेल में अगर आपको निकालना है तो वो फार्मूला होता है n², ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4th सेल में निकालना है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे ये 16 हुआ। तो 4th ऑर्बिट में या 4th सेल में आपके पास क्या क्या मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा सब सेल 4s मिलेगा, आपके पास मिलेगा 4p, आपके पास मिलेगा 4d, और आपके पास मिलेगा 4f, इतना मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं।
इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और लीजिए 7। तो अब आप सबको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एस का प्लस 3 पी का प्लस 5 डी का प्लस 7। तो इसको ऐड करिए, 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 9, 9 एंड 9 एंड 7 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? 16। तो किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी ऑर्बिट्स में अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालना है, तो आप n² का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड।